अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें हम अपना रिमेनिंग सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेनली आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और आपका मेनली हम लोग आगे देख लेंगे इलेक्टोरल सिस्टम, ये सब सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट, ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रेसिडेंट। जस्ट अ सेकेंड। प्रेसिडेंट, इनके बारे में आर्टिकल 51 में दिया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग के नॉमिनल हो हेड होते हैं। ठीक है, कागज पत्तर में हेड, उसको नॉमिनल हेड कहा जाता है। ठीक है, नॉमिनल हेड, सरकार का जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्ट होने का मतलब क्या है कि जिनको हम इलेक्ट करके भेजेंगे फिर वो आगे आपको आकर के इलेक्ट करते हैं। तो हम लोग किनको किनको भेज इलेक्ट करके भेजते हैं, जो लोग यहाँ पर करते हैं, तो वो सबसे पहले आ जाते हैं आपके बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मानी कि यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों वोटिंग करेगा इन पे। और कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies of all union of all states and यूटी। यूटी मतलब यूटी जैसे कि आपका दिल्ली वगैरह उनमें भी होता है। ठीक है, कितना साल का टर्म होता है? तो 5 साल का टर्म होता है, ये सब हम लोग को पता है। 5 इयर्स का टर्म होता है और ये आपका री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपका एक होमवर्क कि ऐसा एक प्रेसिडेंट का नाम बताइए, सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है जो कि आपका री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उनका आप लोग नाम बताइए, बहुत ही फेमस नाम है, हम पढ़ाई भी हुए हैं। एक बार बताइए। चलिए, इनका मेन पावर क्या क्या होता है? इनका मेन पावर हो जाता है जैसे कि आपका अपॉइंट करना जजेस को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इमरजेंसी डिक्लेयर करना, गवर्नर अपॉइंट करना, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना। आपको जब तक राष्ट्रपति एक बिल को असेंट नहीं दे देते वो कभी एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, पार्लियामेंट को समन करना कि आपको मीटिंग करना है, जॉइंट बिल को समन करना। जॉइंट बिल कैसे होता है? जॉइंट सिटिंग, कि आपका अगर एक बिल लोकसभा और राज्यसभा के बीच में 6 महीना तक इधर उधर होता है तो उसको पास करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साथ में आते हैं और इसको प्रिसाइड करता है आपका लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता और मनी बिल में भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता। ये मेनली चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इनका क्वालिफिकेशन क्या है कि इनका 35 साल का एज होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स इनका एज होना चाहिए। ठीक है, और एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, और बाकी सारी चीज़ एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पर इतना सारी चीज़ होना चाहिए। अब हम लोग इसी के बाद जो नेक्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया, वो कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है इंडिया का। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं आपके। ठीक है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब आपका होता है कि जो भी राष्ट्रपति रहेगा वो आपका ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो, मतलब कि उपराष्ट्रपति का कुर्सी में ही जो रहेगा वही आपका राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रहेगा, चेयरमैन भी रहेगा। इसको एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट का एब्सेंस हो तो आपको वाइस प्रेसिडेंट ले लेते हैं कमान, ये हम लोग को पता है। इलेक्शन कैसा होता है? इलेक्शन होता है आपका वही बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें आप क्या जो है बोथ हाउसेज
ऑफ द पार्लियामेंट, बस ये दोनों वोट करते हैं, ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स इसमें वोट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जितना आबादी है उसके हिसाब से कितना वोट है, तो वो सब चीज इसमें ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीक्रेट बैलेट वोटिंग यहाँ पर होता है। इनका भी टर्म 5 साल का होता है और ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला में आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें कौन कौन आ जाता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम लोग का लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कितने आदमी हैं? तो लोकसभा में आपके अब 552 टोटल सीट्स होते हैं। ठीक है, पहले होता था, अभी कितने हैं? अभी 550 है। ठीक है, 530 स्टेट में, 20 यूनियन टेरिटरी में, ये जो दो है ये आपका नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन, जिसको हटा दिया गया है। क्लियर है? कौन सा अमेंडमेंट से हटाया गया था? तो ये 104th अमेंडमेंट से हटाया गया था। ये आपका राज्यसभा में भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब कि हम लोग सीधा सीधा वोट करते हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 25 साल मिनिमम एज होता है। 25 साल मिनिमम एज होता है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये आपको लोकसभा में ये डिसॉल्व भी हो सकते हैं। ये नॉन परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, नॉट परमानेंट, मतलब अगर राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर गया तो लोकसभा भी भंग हो जाती है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर गया तो लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाएगी। ये लोकसभा का इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ठीक है, मनी बिल हमेशा आपका लोकसभा से शुरू होगा। और मनी बिल की एक खास बात यह है कि मनी बिल को जो है हमेशा प्रेसिडेंट पहले असेंट देता है। तो वो प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही पार्लियामेंट में आती है। तो फिर प्रेसिडेंट को लास्ट में मना करने का या लेट करने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर वो शुरू से ही प्रेसिडेंट के पास आ रहे हैं तो प्रेसिडेंट कभी अपना एसेंट विथ होल्ड कर ही नहीं सकता है, थोड़ा देर भी नहीं कर सकता है। अब तो ऐसे भी नहीं कर सकता है आपका आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के बाद। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट थोड़ा सा बाकी सब बिल्स में रोक सकता था, बट मनी बिल में वो कभी नहीं रोक सकता था। क्यों? क्योंकि आपका आ गया है कि अ, अगर वो पहले ही प्रेसिडेंट से असेंट लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी आपका प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकता। मनी बिल है कि नहीं कौन डिसाइड करेगा? तो मनी बिल जो है कि नहीं वो आपका लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये लोकसभा के स्पीकर का साइन के बाद वो मनी बिल डिक्लेयर होता है। क्लियर है? कौन से आर्टिकल में दिया गया है मनी बिल? तो आपका आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में दिया गया है। चलिए अब हम लोग राज्यसभा आ जाते हैं। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा में आपका टोटल 250 मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें 238 आपका इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और बाकी आपके 12 मेंबर्स जो हैं ये आपके नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपका फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है? तो ये आपका आर्ट्स, साइंस, ठीक है, और कौन कौन सा लिटरेचर हो गया, सोशल वर्क हो गया। ठीक है, सोशल वर्क, सोशल सर्विस, ये सब के बेसिस पे आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। 6 साल का मैक्सिमम टर्म होता है। ठीक है, मैक्स 6 years, एवरी 3 years, सॉरी एवरी 2 years 1/3 आपको रिटायर कर जाते हैं और न्यू मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिसॉल्व होना ना होना से इम्पोर्टेंट क्या होता है? ठीक है, इम्पोर्टेंस ये हो जाता है, ये हम लोग आगे जब इमरजेंसी आएगा तब पढ़ेंगे
कि अगर ऐसा सिनेरियो आ गया है कि राज्य लोकसभा है ही नहीं और इमरजेंसी घोषित हो गया है, तो वो पास कहाँ से होगा? अगर लोकसभा रहेगा ही नहीं और इमरजेंसी घोषित हो गया, मान लीजिए लोकसभा भंग हो गया है, तो वो पास कहाँ से होगा इमरजेंसी, राइट? तो तब राज्यसभा अकेले पास करता है आपका इमरजेंसी। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, चलिए। अब इसके बाद हम लोग वही जैसे जैसे सेंटर में पढ़े उसी का हम लोग स्टेट में प्रतिरूप पढ़ेंगे। किसके किसके रूप में? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उधर का प्राइम मिनिस्टर, इधर का चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पर आ जाता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहीं पे हम आपको पीएम और कैबिनेट के बारे में भी थोड़ी बातें बता देंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, गवर्नर कहाँ पे दिया गया? गवर्नर आपका कहा है, ये हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट होता है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे और ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज जैसा काम करता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है और ये तभी तक अपना ऑफिस होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ठीक है, और मैक्सिमम टर्म है 5 साल, मैक्स 5 इयर्स। ठीक है, अब इसके पास अपॉइंट में पावर क्या क्या होता है कि ये आपको चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, समन या प्रोरोग करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट बिल को असेंट देता है। ठीक है, और स्टेट अफेयर्स के बारे में प्रेसिडेंट को खबर पहुंचाता है। ठीक है, ये आपका कुछ कुछ बिल्स में अपना असेंट विथहोल्ड कर सकता है और प्रेसिडेंट को भेज सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो अगर कोई कैबिनेट के द्वारा कोई सजेशन आ रहा है या कोई बिल आ रहा है तो उसको रोक सके। रोक सकता है थोड़े देर के लिए, लेकिन वो असंवैधानिक होकर उसको इम्पीचमेंट का आपको धमकी दे देगा। पार्लियामेंट कैसे दे देगा? इम्पीचमेंट आपका आर्टिकल 61 में आता है। आर्टिकल यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया गया है। और उसमें दिया क्या हुआ है कि आर्टिकल 61 में कहा गया है कि हमको जो प्रेसिडेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसका इम्पीचमेंट हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में दिया गया है, आर्टिकल 74(1) और आर्टिकल 74 सब क्लॉज 3, ये दोनों में दिया गया है कि सबसे पहले तो द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड टू वर्क ऑन द बेसिस ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बाउंड है, प्रेसिडेंट शैल वर्क। ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ये शैल वर्ड आ गया था। लॉ में शैल वर्ड का मतलब होता है कि करना ही पड़ेगा। तो अगर प्रेसिडेंट कर नहीं करेगा तो उसका इम्पीचमेंट हो जाएगा, उसका महाभियोग हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन गवर्नर कुछ टाइम के लिए विथहोल्ड कर सकता है। इसी पे आपका मेनली केस चल रहा था, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस गवर्नर ऑफ कर्नाटका, जो अभी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया, जिसके बाद प्रेसिडेंट जो है 5 सवाल पूछी थी कि कैसे कैसे हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है बोल दिया था कि 2 महीने का टाइम है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब प्रेसिडेंट वापस सवाल पूछी तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, 2 महीने का टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसी के बाद हम लोग चीफ मिनिस्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर पे हम लोग जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये रियल हेड होता है। पीएम और सीएम कौन होते हैं? ये रियल हेड होते हैं। इन्हीं के एडवाइस पे आपका कैबिनेट बनता है। कैबिनेट क्या होता है? अभी 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप आपका मैक्सिमम हो सकता है। लोकसभा या आपका लोकसभा या फिर आपका विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद की बात नहीं करें, विधानसभा की। तो 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ विधानसभा और उधर लोकसभा, ये आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री हो सकता है। अब यही आपका कैबिनेट का बात हो गया। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यहाँ पे आपका पीएम का जो है 25 साल होता है, मिनिमम एज 25 इयर्स। देखिए, आपको पीएम सीएम कुछ भी बनने के लिए मिनिमम 25 इयर्स चाहिए। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 30 इयर्स चाहिए। ठीक है, और वहीं आपको प्रेसिडेंट या गवर्नर बनना है तो दोनों में आपका 35 इयर्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए, गवर्नर में भी प्रेसिडेंट में भी। ठीक है, ये दोनों चीज होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर सेम आपका काम करता है आपका यूनियन लेजिस्लेचर के जैसा। ठीक है,
चलिए, अब स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो चीज आ जाता है, एक आ जाता है विधानसभा और कुछ कुछ स्टेट में होता है आपका विधान परिषद, जो कि बड़े स्टेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, विधानसभा क्या होता है, ये लोकल लोअर हाउस होता है, और ये आपका डायरेक्टली वोटर्स के द्वारा वोट किया गया है। इनका भी टर्म 5 साल का होता है। ठीक है, इनका भी टर्म 5 साल का होता है, और ये एक्सक्लूसिव पावर होता है मनी बिल को होल्ड करने के लिए। और वही आपका जो लोकसभा का पावर है, वही आपको विधानसभा का पावर हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट में। विधान परिषद क्या, ये सिर्फ 6 स्टेट में, कौन कौन से 6 स्टेट में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये कौन कौन सेलेक्ट होते हैं, ये लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट, टीचर, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर और नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ये आपका विधान परिषद में होता है। यहाँ पर टीचर्स का भी रोल होता है। ठीक है, लोकल बॉडीज का भी रोल होता है। लोकल बॉडीज कौन से, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सब। ठीक है, उनका भी रोल होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स यानी कि विधानसभा के मेंबर्स का भी रोल होता है। ठीक है, ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो ये होता है, ये परमानेंट बॉडी होता है, और सेम इसका 6 ईयर का टर्म होता है आपका राज्यसभा के जैसा। ठीक है, जिसमें 1/3 रिटायर करते हैं हर 2 साल में। अब लास्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट में जाएं, तो हम लोग का दो होता है, एक होता है आपका रूरल और एक होता है आपका अर्बन। ठीक है, एक हो गया आपका रूरल, एक हो गया आपका अर्बन। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि रूरल में क्या है। रूरल रूरल में हम लोग का 3 टियर सिस्टम चलता है। 3 टियर सिस्टम हम लोग का रूरल में चलता है। 3 टियर में कौन कौन सा हो गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन कौन से, ग्राम पंचायत, ग्राम मतलब गांव, जिला मतलब जिला, एक सेकेंड, पंचायत समिति आता है उसके बाद, पंचायत समिति, ठीक है, और उसके बाद जिला परिषद। ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। जिला परिषद हो गया, ये लोकल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, छोटा मोटा काम देखने के लिए आपका यहाँ पर सरपंच को दिया जाता है या पंचायत को दिया जाता है। ठीक है, इसमें 1/3 सीट्स हमेशा जो है, 1/3 सीट्स आपके रिजर्व्ड रहते हैं वुमेन के लिए, और अलग से SC ST के लिए रिजर्वेशंस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और यहीं पे अर्बन कहाँ पे आ गया, अर्बन आ गया आपका अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज में कौन कौन हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, इसके बाद आ गया आपको, ये होता है आपका लार्ज सिटीज में। ठीक है, कहाँ होता है, लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में। उसके बाद आता है आपका म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये आपके स्मॉलर सिटीज में रहता है। क्लियर है। और उसके बाद आ जाता है नगर पंचायत, जो कि आपका थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब कि आपका गांव से शहर की ओर जा रहा है, तो वहां पर आपका नगर पंचायत यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ इमरजेंसीज। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आपका इमरजेंसी। इमरजेंसी मोटा मोटा हम लोग का 3 प्रकार का होता है, 352 में दिया गया, 356 में दिया गया और 360 में दिया गया। ठीक है, 352 में दिया गया तो क्या बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ, ऑफिशियल नेम है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये ऑफिशियल नाम है। इसका नाम है फेलियर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, और इसका नॉर्मल फाइनेंशियल मशीनरी ही नाम है। ठीक है, क्या हो गया? फाइनेंशियल मशीनरी। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में क्या आ जाता है? आर्टिकल 352। ये क्या कहता है? जब इंडिया को तीन चीज से होता है, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, या तो फिर आपका आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन पहले था आपका इंटरनल डिस्टरबेंस, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे ही प्रोक्लेम होता है, जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के सब्जेक्ट में भी बना सकता है, और फंडामेंटल राइट्स आपका सस्पेंड हो जाता है। लेकिन कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी आपके सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा चलिए हम पहले आपको बता ही देते हैं, नहीं नहीं इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से विद इन आपका 2 मंथ के अंदर अंदर पास होना चाहिए। ठीक है, कितना में? 2 मंथ के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। और ये 3 साल, ये आपका मैक्सिमम कितना टाइम तक चल जाएगा? ये मैक्सिमम आपका 2 साल तक जा सकता है। और ये हर 6 महीने में इसको वही स्पेशल मेजोरिटी से इसको बार 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 अप्रूव करना चाहिए पड़ता है। ठीक है, 2 महीने के अंदर एक बार अप्रूव करना होगा, उसके बाद हर 6 महीने में इसको अप्रूव करना होगा 2 साल तक। 356 क्या होता है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, या फिर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये आपका जब जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करता है, तो वहां पर आपका 356 लागू हो जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट में 2 महीने के अंदर अंदर, ये वाला 1 मंथ हो गया। ठीक है, पहले 2 मंथ था, ये इसको 1 मंथ कर लीजिए। अब इसको 1 मंथ के अंदर अंदर इसको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है वो 2 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है। पहले ये भी 2 मंथ्स था, लेकिन जब इंदिरा गांधी का सरकार आया था उन्होंने इसको 1 मंथ कर दिया था। ठीक है, ये 2 मंथ हो गया आपका 356 वाला। और ये आपका अगेन वही हर 6 महीना पे होना चाहिए, और ये आपका 3 साल तक जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी वही आपका प्रेसिडेंट करता है, जब भी आपका सरकार में के पास पैसा बहुत कम होता है तो प्रेसिडेंट करता है। अब हम आपको बताते हैं दो टाइप का मेजोरिटी। ठीक है, टोटल ऐसे टोटल 3 टाइप का मेजोरिटी होता है। जस्ट अ सेकेंड, टोटल 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी यहाँ पर हम लोग का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है सिंपल, फिर होता है स्पेशल, फिर होता है स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। क्या क्या हुआ? सिंपल मेजोरिटी में आपका 50%, ओहो जस्ट अ सेकेंड, 50% +1 वोट्स चाहिए होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में 50% +1 ऑफ टोटल मेंबरशिप, यहाँ पर जितने प्रेजेंट हैं उनका ही 50% +1। ठीक है, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम लोग का टोटल अगर मेंबरशिप है 575। ठीक है, या थोड़ा आसान नंबर ले लेते हैं, 500 नंबर, या
540 ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग का टोटल 540 मेंबर हैं। यहाँ पे भी मान लेते हैं टोटल हम लोग के 540 मेंबर हैं अभी, ठीक है। और उस दिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ आपका 90 मेंबर, सिर्फ 90 मेंबर आते हैं। कोरम क्या होता है? कोरम होता है 1/10, मतलब अगर 1/10वां भाग ऑफ द टोटल मेंबरशिप अगर आपका प्रेजेंट होता है तो आपका सदन चलेगा, ठीक है। मतलब अगर सदन में इसके हिसाब से 54 लोग भी रहेंगे तो भी आपका सदन यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? मान लेते हैं 90 लोग आते हैं और उसमें 50% +1 मतलब 45, 45 +1 46 लोग अगर वोट कर देते हैं तो ये वाला जो बिल है सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, सिंपल बिल पास हो जाएगा। सिंपल बिल कहाँ कहाँ? जहां भी पार्लियामेंट में बाई लॉ लिखा है संविधान में, ठीक है। पार्लियामेंट में बाई लॉ जहां जहां लिखा है, जैसे कि 2, 4, आर्टिकल 2, 4 और कौन कौन सा हो गया, आर्टिकल 169 हो गया, जस्ट अ सेकेंड, आर्टिकल 169 हो गया। ये सब सब आपका यहाँ पर हो सकता है पार्लियामेंट में बाय लॉ। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 540 लोग हैं। पहला चीज हो गया 50% +1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप 540 का टोटल का आधा कितना? 270, 270 +1 मतलब कि 271 वोट्स तो इसको चाहिए ही चाहिए। 271 वोट्स चाहिए और ये कितना होना चाहिए? ये 2/3 होना चाहिए मिनिमम, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। मतलब 2/3 271 होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो कैलकुलेटर अगर हम निकाले तो 271 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब मिनिमम 407 लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं, या तो 407 लोग आए तो 407 लोग आने के बाद अपना 2/3 लोग अगर इसके पक्ष में वोट करते हैं तब टोटल वोट 271 होता है, तब यहाँ पर ये वाला स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। क्लियर है? अब या तो इसमें 270 लोग आके 270 का 270 वोट दे दे इसको, ठीक है। 270 का 270 वोट दे दे इसको तो भी पास हो जाएगा। या तो अगर 2/3 मान के चले तो मिनिमम यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल तो 407 लोग यहाँ पर होंगे, तब उसका 2/3 आपको 270 के साथ ये स्पेशल मेजोरिटी पास होगा। अब स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स क्या होता है? तो जो स्पेशल होगा वो तो स्पेशल होगा ही, ठीक है। प्लस प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट मतलब कि मिनिमम मिनिमम हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स आपको यहाँ पर अपना असेंट देंगे कि ये बिल पास हो सके। ये किस में पास होता है? जो भी बिल आपका फेडरलिज्म स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर को सरपास करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको बोल दिया कि आज से जुडिशियरी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को हटा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक आपका सरकार होगा केंद्र में, एक होगा स्टेट में, और जुडिशरी होगा आपका इंडिपेंडेंट बॉडी। ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर बताता है। अब अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई नियम लेके आ जाता है कि आज से ये वाला जो स्टेट है, आज से स्टेट ये मैटर नहीं देखेगा, ठीक है, आज से स्टेट के पास ये अधिकार नहीं होगा, तो वो उसका फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खेल रहा है। तो अगर वो उसका फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खेल रहा है तो ये मान्य नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 14 स्टेट्स को आकर के ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग अपना ये अधिकार छोड़ रहे हैं और ये अब से केंद्र सरकार इस पे नियम अपना बना सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपना जुडिशियरी पे। अब जुडिशरी को अगर हम लोग देखें तो जुडिशरी में भी हम लोग के 3 टाइप के कोर्ट होते हैं। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है सबऑर्डिनेट। इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामले यही देख सकते हैं। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट होता है, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, ठीक है। इसके पास कौन कौन से टाइप के जुरिस्डिक्शन होते हैं? ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब कि हम कोई भी मामला देख सकते हैं। अपीलेट, अपीलेट का मतलब क्या होता है कि नीचे वाले कोर्ट्स में डिसीजन आ गया, आप उसे संतुष्ट नहीं है तो ऊपर कोर्ट जा रहे हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। फिर आ जाता है रिट जुरिस्डिक्शन,
रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, किसी के आपका रिट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, राइट, तो किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट्स का, तो उसमें रिट जुरिस्डिक्शन आपको रिट लगा सकते हैं। क्लियर है। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट सेम प्रेसिडेंट के वे में होता है। ठीक है। और यहाँ पर कैसे होते हैं, तो ये आपका चीफ जस्टिस और 4 अदर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस कलेजियम सिस्टम का भाग होते हैं, जो कि आपको भेजते हैं अपना रिकमेंडेशन कि किसको अपॉइंट करना है। अब हाई कोर्ट देख लेते हैं। हर स्टेट में कम से कम एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी सेम जो इसके पास भी सेम जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन इसको इसको भी आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और ये किसके किसके रिकमेंडेशन में, तो सीजीआई प्लस गवर्नर के आपका रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं। और इसमें चीफ जस्टिस ये किसके में काम करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे काम करता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, और भी बहुत तरीके के कोर्ट आ जाते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आपका। ठीक है। चलिए अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं आपका चलिए हो गया, यहीं पे हम लोग का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पे सब लोकसभा राज्यसभा ये सब कंप्लीटली हम लोग पढ़ लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सारा प्रोविजंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो भी आएगा वो आपका लीगल और एप्टीट्यूड में आएगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिए, पढ़ाने के लिए कुछ बताइए। तो हम लोग ये सेशन आज का यहीं पर आपका ख़त्म करते हैं।